हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में। जैसा कि बच्चों हम उत्तराखंड में जनजाति वाला टॉपिक कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम जौनसारी जनजाति के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये जनजाति। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये जनजाति देहरादून के कालसी, त्यूनी, चक्राता, लाखा मंडल, इन क्षेत्रों में ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। लिख रहा हूँ, कालसी, कॉमा कॉमा करके लिखना, त्यूनी, लाखा मंडल, चक्राता, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ देहरादून। ठीक है, देहरादून के इन क्षेत्रों में ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जौनसारी स्वयं को पांडवों का वंशज कहते हैं। पांडवों का वंशज, ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, और ये लगभग 39 खतों में, ठीक है, 39 खतों, खतों का मतलब पट्टी। ठीक है, पट्टी में बटे हैं या फैले हैं, फैले हैं। ठीक है, अब आगे। अब जौनसारियों का समाज है पितृसत्तात्मक। अगर इनकी समाज की बात करें तो ये है पितृसत्तात्मक। तो इनका समाज है पितृसत्तात्मक। ठीक है, अब इनके विवाह पद्धति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, विवाह पद्धति। अब इनकी विवाह पद्धति क्या है कि इनके इसमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, एक होता है बाजदिया, बाजदिया। ठीक है, बाजदिया। अब इसमें क्या होता है, ये बड़े शानो शौकत से ये विवाह करते हैं। ये उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। ठीक है, ये शानो शौकत, ठीक है, शान शौकत वाला विवाह, शौकत वाला विवाह। ठीक है, मैंने जैसा बोला था कि थोड़ा शॉर्ट करेंगे, मेन मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक होता है बेवाकी, बेवाकी प्रथा। प्रश्न आएगा, बेवाकी प्रथा किन में प्रचलित है? जौनसारियों में। बाजदिया विवाह प्रथा किस में प्रचलित है? जौनसारियों में। ठीक है, बेवाकी प्रथा। और वैसे ही है बोईदो, बोईदो दक्की, बोईदो दक्की। ठीक है, ये प्रथा भी जौनसारियों में देखने को मिलती है। अब बेवाकी प्रथा में क्या करते हैं, ये सामान्य विवाह होता है। और जो आपको मैंने इससे पहले बताया बाजदिया, ये शानो शौकत का होता है। ठीक है, और एक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बाजदिया, और फिर से लिख देता हूँ बाजदिया। बाजदिया में ही पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इसमें इसमें वधु बारात लेकर लड़के के घर जाती है। वधु बारात लेकर लड़के के घर जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 शब्दावली है। ठीक है, अन्य भी शब्दावली आएंगी, जैसे जैसे शब्दावली आएंगी मैं बताते रहूँगा। ठीक है, विवाह पद्धति से रिलेटेड एक शब्दावली आ गई कि रयांती। रयांती किसे कहते हैं? ठीक है, ये शब्दावली किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, रयंती, रयांती या रयंती। ठीक है, रयंती भी मिलेगा। ठीक है, रयंती, रयांती। ठीक है, रयंती भी लिख देता हूँ, रयंती। ठीक है, तो इसी कहते हैं विवाहित महिला को या विवाहित लड़की को, विवाहित लड़की को बोलते हैं रियंती, रयंती। और अविवाहित लड़की को बोलते हैं ध्यांती, ध्यांती। ठीक है, ये बोलते हैं अविवाहित लड़की को। मैंने क्या क्या बताया? मैंने पहले, सबसे पहले मैंने बोला कि जौनसारी देहरादून के कालसी, त्यूनी, चक्राता, लाखा मंडल, इन क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, जौनसारी जो जनजाति है ये स्वयं को, अपने आप को पांडवों का वंशज कहती है। ठीक है, और इसी से एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि बहुपति, बहु बहुपति विवाह,
विवाह भी प्रचलित है, ठीक है। बहुपति विवाह भी प्रचलित है, प्रचलित, ठीक है, समझ लेना प्रचलित है, ठीक है। और कितने 39 खतों में या पट्टियों में ये फैले हुए हैं। इनका समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। अगर विवाह की पद्धति की बात करें तो 3 तरह की विवाह पद्धतियाँ देखने को मिलती है, जिनमें से बाज़दिया विवाह पद्धति क्या है, उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है कि वधू बारात लेके लड़के के घर जाती है, ठीक है। 2 विवाह पद्धतियाँ और बताई, बेवाकी और बोइदोदकी। ये सामान्य क्या है, विवाह है, ठीक है। अब विवाह से रिलेटेड मैंने ध्यांति और रेयांति भी बता दिया। ये शब्दावली किन में, जौन सांगियों में प्रचलित है। ध्यांति वो अविवाहित लड़की को बोलते हैं और रेयांति विवाहित लड़की को बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कुछ त्योहारों के बारे में, ठीक है। इनके त्योहार, जौनसारियों के त्योहार, ठीक है। अब एक त्योहार ये बनाते हैं, इनके नाम लिख देता हूँ इनके त्योहार। मरोज, मरोज, ठीक है। अब ये पूरे माह भर बकरे का मांस का उपभोग करते हैं, ठीक है, माघ के महीने में, ठीक है, माघ महीने में, माह में, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे पूरे माह भर बकरे का मांस, बकरे का मांस खाते हैं या उपभोग करते हैं, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। एक तो इनका ये त्यौहार हो गया। एक है इनका फेमस, जिस पेपर में भी आता है, नुणाई, नुणाई, ठीक है, नुणाई। अब ये सावन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, सावन महीने में, सावन माह मनाया जाता है। और ये पशु चारकों की सकुशल वापसी के लिए मनाया जाता है, ठीक है। या सीधे लिख दो, पशु चारकों हेतु, पशु चारकों, ठीक है। अगला, अगला इनका जागड़ा, जागड़ा। अब जागड़ा क्या है, ये भादो माह में, ठीक है, महासु देवता की डोली को टोंस नदी में स्नान कराते हैं, ठीक है, महासु देवता को टोंस में, टोंस नदी में स्नान कराते हैं, ठीक है। एक त्यौहार है इनका अठोई, ठीक है। इन अलग अलग त्योहारों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अठोई, अठोई त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, जन्माष्टमी पे, जन्माष्टमी पर अठोई मनाते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक अगला मनाते हैं, स्टार्ट कर देता हूँ, नंबरिंग याद नहीं आ रही, ठीक है। अगला मनाते हैं पायता, पायता, ठीक है। पायता है दशहरा, दशहरा पर पायता मनाते हैं, ठीक है। अगला इनका त्यौहार है वीर वीर केसरी चंद। ये मेला लगाते हैं वीर केसरी चंद, इनकी याद में कह सकते हैं, ठीक है। 3 मई को वीर केसरी चंद की याद में मेला लगाते हैं, ठीक है। और अगला है विश्व मेला, विश्व मेला, ये भी लगाते हैं जौनसारी बैसाख में, बैसाख माह, ठीक है। अब जो ये विश्व मेला है, जो ये विश्व मेला है, ठीक है, ये जौनसार का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इसे जौनसार का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, ठीक है। और इस मेले के अवसर पर क्या होता है, चावल के आटे के पापड़ बनाते हैं, ठीक है, जिसे लाड़ू और साकुली कहा जाता है, ठीक है। इसी में लिख देता हूँ, इस मेले, इस अवसर पर, अगले उसमें लिख देता हूँ, ठीक है। इस अवसर पर चावल के आटे के आटे के पापड़ बनाए जाते हैं, जिसे जिसे लाड़ू लाड़ू और शाकुली कहा जाता है, और शाकुली,
ठीक है, तो ये है विश्व मेला। ठीक है, अब इसी विश्व मेले से एक नोट पॉइंट लिख देना, विश्व मेला दूसरा वाला। ठीक है, विश्व मेला उत्तरकाशी में भी लगता है। ठीक है, आगे अब मैंने इनके जो प्रमुख त्यौहार बताए उसमें मैंने क्या बताया, एक तो अठोई बताया जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में या जन्माष्टमी के दिन में, जन्माष्टमी को अठोई कहते हैं, जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। दशहरा को ये मैंने बताया था कि पायता पायता के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पायता। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, त्यौहार में, कि जौनसारी जनजाति राष्ट्रीय दिवाली के एक माह बाद दिवाली मनाते हैं। ये लोग दीपावली एक माह बाद मनाते हैं। जो हमारी एक्चुअल दिवाली होती है उसके एक महीने के बाद ये दिवाली मनाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में एक महोत्सव बहुत प्रचलित है, जागड़ा महोत्सव। जागड़ा महोत्सव, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जागड़ा महोत्सव जो है इसको हनोल में मनाया जाता है। ठीक है, और इस महोत्सव में महासू देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, महासू देवता को टोंस नदी में स्नान भी करवाया जाता है। ठीक है, जागड़ा महोत्सव क्या है कि हनोल में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या किया जाता है, महासू देवता की पूजा की जाती है और टोंस नदी में उनको क्या किया जाता है, स्नान कराया जाता है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था जागड़ा, तो इसी के बारे में थोड़े एक दो पॉइंट और ऐड कर लो। ठीक है, इसको हनोल में मनाया जाता है, हनोल में मनाया जाता है। दूसरा ऐड कर देना, महासू देवता की पूजा की जाती है टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। ये मैंने अभी लिखा दिया था, स्नान कराया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जौनसारियों के देवी देवता हैं। ये खाली देवी देवता लिख दो, किन किन देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि महासू देवता की बात हुई है तो सबसे पहले उनका जिक्र करते हैं। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति जो है इनके प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता है महासू देवता। ठीक है, अब महासू देवता को ये विष्णु, ठीक है, विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे विष्णु का लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपको शिव का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब महासू देवता के 4 भाई बताए गए हैं, 4 भाई। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझ लेना। महासू देवता के 4 भाई बताए गए हैं। ठीक है, पहले बासिक, दूसरे हैं पबासिक, तीसरे हैं चालदा। ठीक है, अब चालदा के बारे में एक फैक्ट बनता है कि यह देवता घुमक्कड़ी देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको घुमक्कड़ी देव, ठीक है, इनको घुमक्कड़ी देवता के नाम से जाना जाता है, किसको, चालदा को। ठीक है, और चौथे देव हैं इनके जो भाई हैं बौठा, चौथे बौठा। ठीक है, महासू देवता के 4 भाई बताए गए हैं, बासिक, पबासिक, चालदा और बौठा। ठीक है, अब चालदा से प्रश्न बन सकता है कि किसको, या जौनसारी जनजाति में किस देव को या किस देवता को घुमक्कड़ी देवता के नाम से जाना जाता है, चालदा को। ठीक है, अब जो मैंने बात करी थी कि जागरा जो महोत्सव मनाया जाता है कहाँ, हनौल में। ठीक है, तो इनका बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है हनौल। ठीक है, यहाँ ये क्या करते हैं, महासू देवता का मंदिर भी स्थित है और यहीं क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, जागरा महोत्सव का आयोजन करते हैं और यहीं क्या करते हैं, टोंस नदी में इनको स्नान करने के लिए ले जाया जाता है यहीं से। ठीक है, तो ये हो गया इनके देवी देवता के बारे में। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य लिख देता हूँ।
राजनीति के हिसाब से, ठीक है। इनका मतलब क्या क्या है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था, इनकी कितनी पट्टियाँ हैं, 39 पट्टियाँ या खत हैं, बताया था ना, 39 पट्टियाँ, 39 पट्टियों में फैले हैं ये, ठीक है। अब इनके कुल राजस्व ग्राम अगर पूछा जाएगा, राजस्व ग्राम 358, 358, ठीक है। अब गांव पंचायत को ये गांव पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत को खुमरी कहते हैं, इसको स्टार लगा देना, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जौनसारी जनजाति या जौनसारी जनजाति के लोग खुमरी किसे कहते थे, या खुमरी क्या है, या सीधे डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि खुमरी क्या है, ठीक है। जौनसारी जनजाति की गांव की पंचायत, या राजस्व ग्राम का समूह, या पंचायत के मुखिया का नाम या पद, ऐसे आपका ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि गांव की पंचायत को ये लोग क्या कहते हैं, खुमरी कहते हैं, ठीक है। और इस खुमरी के मुखिया को, ठीक है, खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं, सयाणा, खुमरी के मुखिया को कहते हैं सयाणा, ये याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है, सयाणा, ठीक है। और खुमरी पंचायत कितने प्रकार की होती है इनकी, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की खुमरी पंचायत होती है, ठीक है। अब खुमरी से क्या प्रश्न बन गया कि गांव की पंचायत को क्या कहते हैं, खुमरी कहते हैं, खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है, सयाणा, और खुमरी पंचायत कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है, ठीक है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अब पहला है गांव की खुमरी, गांव की खुमरी। दूसरा है खत खुमरी, दूसरा खत खुमरी। तीसरा अंतर खतीय खुमरी, अंतर खतीय खुमरी। और चौथा, पहला गांव की खुमरी, दूसरा खत खुमरी, तीसरा अंतर खतीय खुमरी, चौथा है अंतर ग्रामीण खुमरी। पांचवा है क्षेत्रीय खुमरी। ठीक है। अब जो गांव की खुमरी है वो आपको पता है कि गांव की खुमरी है गांव की पंचायत। खत की खुमरी यानी कि पट्टी की खुमरी, यानी कि पट्टी की पंचायत। अंतर खतीय खुमरी, ठीक है, अंतर खती का मतलब 3 से 4 खतों यानी कि पट्टियों का समूह, ठीक है। अंतर खती में क्या होगा, 3 से 4 पट्टियों का समूह या खतों का समूह, ठीक है। खत यानी कि पट्टी, ठीक है, समझ लेना, वहाँ पट्टी नहीं कहेगा, खत कहेगा, और तुम समझोगे कि खत अलग चीज़ है, ठीक है। खत यानी कि पट्टियाँ, ठीक है, इनका समूह, 3 से 4 गाँव का, 3 से 4 पट्टियों का समूह, ठीक है। अंतर ग्रामीण खुमरी यानी कि गांव का समूह, ठीक है, गांव का समूह, गांव का समूह, ठीक है। और क्षेत्रीय खुमरी क्या है, पूरे क्षेत्र का समूह, पूरे क्षेत्र का समूह। तो ये 5 प्रकार की इनकी क्या है, पंचायतें हैं, ये समझ लेना, ठीक है। क्या पता मिलान करे में आ सकता है, या आपसे 3 4 वो पूछ लेगा फैक्ट, और उससे बोलेगा कि कौन सा फैक्ट सही है या गलत है, ठीक है। अब इनकी खुमरी में अपना मामला दरवाजा कह रहा हूँ, अपना मामला दर्ज कराने के लिए, ठीक है, यानी कि तुम अपना केस फाइल कर रहे हो, जैसे कहते हैं अभी हम कोर्ट वगैरह में, तो इनकी खुमरी में, इनकी पंचायत में, इनका कोई, इनके इनके समुदाय से कोई व्यक्ति अगर अपना केस या अपना मामला दर्ज करवाता है तो उसको शुल्क देना पड़ता है, और शुल्क को नालस कहा जाता है, ठीक है। नालस, नालम, नालस है, ठीक है, नालस। पॉइंट लिखना, ठीक है, ये थोड़ा मोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट लिखना, इनकी खुमरी में, या खुमरी में लिख देता हूँ, खुमरी में अपना मामला दर्ज कराने हेतु उनको शुल्क
जिसे जिसे नालस कहा, ठीक है, नालस, जिसे नालस कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसका मतलब जो खुमरी शुल्क जमा करना पड़ता है खुमरी में, कहीं कहीं पर सलामी कहा गया है, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं वो बता रही हूँ, और कहीं कहीं पे दरखास्त या दरखास्त, ठीक है। तो ये नाम है, ठीक है, नालस, सलामी या दरखास्त। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके कुछ वेशभूषा के बारे में, ठीक है। वेशभूषा या पहनावा जो कहते हो। अब बात करते हैं इनके पहनावे की। इनके पहनावे की, ठीक है। अब ये सोनतणु, जिसे कहते हैं ऊनी पैजामा, इसको बोलते हैं सोनतणु। दूसरा नाम है आल। आल आल कहते हैं रंग बिरंगे जूते को, रंग बिरंगे जूते। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है मेरी बच्चों। रंग बिरंगे जूते, ठीक है। तीसरा ऐसे ही है इनका डिकुबा। अब डिकुबा कहते हैं टोपी को, ठीक है। ऐसे ही है आपका डांडू। अगले पेज में आते हैं। डांडू, अब डांडू है सर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, सर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, इसको बोलते हैं डांडू, ठीक है। तो और ये है इनके वेशभूषा या इनके पहनावे, ठीक है। अब इनके बात करते हैं इनसे या इस समाज से रिलेटेड प्रमुख व्यक्ति तो इस समाज से जुड़े हैं या इस समाज से निकले हैं, ठीक है। पहला नाम आता है वीर केसरी। अब इनके बारे में मैंने एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो तो, वीर केसरी चंद मैंने बताया था, इनकी स्मृति में मेला लगाया जाता है, ठीक है। तो ये वही वीर केसरी चंद है जिनकी याद में क्या किया जाता है, मेला लगाया जाता है, ठीक है। और वो मेला कौन सा है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी बताया था आपको। तीन मई को बताया था ना, 3 मई को, ठीक है। 3 मई को इनके स्मृति में मेला लगाया जाता है, ठीक है। बताया था मैंने वीर केसरी चंद मेला करके, ठीक है। त्योहार वाले में मैंने बताया था फैक्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनको जौनसार के पहले शहीद का दर्जा दिया गया है। जौनसार के पहले शहीद का दर्जा किसको दिया गया है, वीर केसरी चंद को। वीर केसरी चंद को जौनसार के पहले शहीद का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इन्हीं की स्मृति में इनका मेला लगता है, ठीक है। अगर इनका जन्म अगर बाय द वे पूछ ले तो 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चक्राता के व्यास गांव क्यावा गांव, चक्राता के क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और जौनसार के पहले शहीद का दर्जा दिया गया है, साथ ही साथ इनको जौनसार का श्रीदेव सुमन कहा जाता है। जौनसार का श्रीदेव सुमन,
श्रीदेव सुमन। जौनसार का श्रीदेव सुमन किसे कहा जाता है, प्रश्न आएगा तो वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद को जौनसार का पहला शहीद का दर्जा दिया गया है और जौनसार का श्रीदेव सुमन भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं की याद में मैंने बताया कि यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है चक्राता में। ठीक है, और 3 मई को लगाया जाता है ये मेला। ठीक हो गया। चलो अब अगले व्यक्ति की बात करते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, ठीक है। अब गुलाब सिंह क्या है कि जौनसार में राजनीति के पहले जनक माने जाते हैं। जौनसार में राजनीति के पहले जनक, पहले नहीं भी लगाओगे, राजनीति के जनक माने जाते कौन, गुलाब सिंह। ठीक है, और ये इस पहले मंत्री भी रह चुके हैं, पहले मंत्री जौनसार क्षेत्र से पहले मंत्री जौनसार क्षेत्र से रह चुके हैं गुलाब सिंह। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं शिवराम। ठीक, शिवराम क्या है, पहले कवि। ठीक, कौन है, अगर आएगा शिवराम कौन है तो जौनसार के पहले कवि हैं। ठीक है, इन्होंने वीर केसरी नामक किताब लिखी है। ठीक है, वीर केसरी बुक लिखी है इन्होंने। ठीक है, वीर केसरी कौन, जिनके नाम पे मेला लगता है या जिनकी स्मृति में मेला लगाया जाता है, तो उन्हीं के नाम पे एक बुक लिखी या उन्हीं को आधार बनाते हैं, उन्हीं के विषय पर क्या लिखी, किताब लिखी वीर केसरी नाम से। किसने लिखी, शिवराम ने, और जौनसार के पहले कवि हैं। ठीक है, अगले हैं व्यक्ति रतन सिंह जौनसारी। ठीक, ये क्या है, जौनसार के आधुनिक कवि, इनको आधुनिक कवि का दर्जा दिया गया है, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि का दर्जा। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है, फादर ऑफ जौनसार। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए। अभी आप नोट डाउन करोगे, अभी नोट्स बनाओगे, तो अगले दिन क्या करोगे, उसका रिवाइज करोगे, या आफ्टर क्लास को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, ये नोट्स एक बार आपने बना लिए, साथ में पढ़ लिया, और नोट्स नहीं भी बनाते हो तो एज अ रिवीजन इस क्लास को देख लो। ठीक है, इसमें जो जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखो। फिर एक बार और इस जनजाति के विषय में पढ़ लो, या नोट्स बना रहे हो तो और अच्छी बात है। नोट बना के अगर आप इनको रिवाइज करोगे तो आपका काफ़ी मदद मिलेगी आपको, और काफ़ी फैक्ट इससे क्लियर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले हैं नंदलाल भारती। अब नंदलाल भारती संगीत के जनक कहे जाते हैं, जौनसार के संगीत के जनक। ठीक है, जौनसार क्षेत्र से नंदलाल भारती क्या कहे जाते हैं, संगीत के जनक। ठीक है, इन्हें 2017 में नंदलाल भारती को लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, लोक कला रत्न सम्मान। सम्मानित, ठीक है, किया गया है। अगले व्यक्ति हैं केदार सिंह। एक एक लाइन है बस इनके बारे में, इनसे रिलेटेड क्या होगा, प्रश्न पूछ लेगा, सीधे आपको जवाब देना है। ठीक है, केदार सिंह। ठीक है, अब केदार सिंह कौन आएगा, कौन है ऐसे पूछेगा तो जौनसार क्षेत्र में समाज सेवा के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, समाज सेवा का अग्रदूत। ठीक है, समाज सेवा, जौनसार क्षेत्र में समाज सेवा का अग्रदूत किसे कहा जाता है, केदार सिंह को। ठीक है, चलो तो फेमस व्यक्तियों के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इंट्रो जब मैंने जौनसार कराया था। ठीक है, तो इसमें एक राग डाक करके एक प्रथा है इनकी। ठीक है, राग डाक नाम से एक प्रथा है। ठीक है, माना जाता है कि जौनसारी समाज के कुछ स्त्री और पुरुष के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, कि वह जादू टोने और मंत्र से किसी की जान ले सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा किताबों में पढ़ने को मिलता है आपको। ठीक है, एक्चुअल रियलिटी क्या है ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, बस जैसा आपको
किताबों में मिला है, आपने वो देना पड़ेगा आंसर उस चीज़ का, ठीक है। तो राग डाक प्रथा किन में प्रचलित आएगा, तो जौनसार, ठीक है, जौनसारियों में प्रचलित है। और माना जाता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं या ऐसे जादू टोना होता है जिससे क्या होता है, किसी की जान तक ली जा सकती है, ठीक है। ये राग डाक है, ठीक है, ये बताना था, मैंने बताया। ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। गणाद, गणाद, इसको बुजीना भी बोलते हैं, ठीक है, बुजीना, वही जादू टोने वाला है ये, ठीक है, गणाद या बुजीना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शत्रु परिवार के मकान में जादू टोना करके उसको परेशान करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप समझ रहे होंगे तो क्या करते हैं इसको, जादू टोना ही होता है ये भी एक प्रकार का। क्या करते हैं, किसी का मकान है तो उसकी दीवार पे कहीं पे होल है तो वहाँ पे जादू टोना करके कुछ कपड़ा वपड़ा इस टाइप से लपेट के डाल दिया जाता है, फिर उसके घर में अशांति फैल जाती है, ठीक है। उसके लिए होता है गणात, ठीक है। समझ आ गया होगा गणात बुझना किससे संबंधित है, जौनसार से, जौनसारी से, ठीक है। अगला अब है एक माली, माली। अब माली क्या है आएगा, तो माली क्या है कि जिसपे देवता नाचता है या देवता अवतरित होता है, जौनसार क्षेत्र में जिस पे देवता अवतरित होता है, ठीक है। कुमाऊं में इसको पशुआ बोलते हैं, ठीक है, पशुआ, ठीक है, जिस पे देवता आता है। यहाँ हम धामी भी बोलते हैं हम बोलचाल में, ठीक है, या डंगरिया, ठीक। आगे, आगे है ऊंझा प्रथा, ऊंझा प्रथा, ऊंझा प्रथा क्या है कि झाड़ फूक कहते हैं इसको, झाड़ फूक, ठीक है। किसी को कुछ हो गया है, डर हर इस टाइप से, जल छल इस टाइप का कुछ लग गया है, तो झाड़ फूक इसको क्या कहते हैं, ऊंझा प्रथा, ठीक है। अब एक है बाइथा, बाइथा। अब बाइथा क्या आएगा, तो बीमारी ठीक करने के लिए पशु बलि देना, ठीक है। यानी कि कोई बीमार है, ठीक है, झाड़ फूक से भी ठीक नहीं हो रहा हो, ठीक है, और अन्य चीज़ों से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, बाइथा कराई जाती है या बाइथा प्रथा निभाई जाती है, जिसमें क्या करते हैं, बीमारी ठीक करने हेतु, बीमारी ठीक करने हेतु पशु बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है, इसे कहते हैं बाइथा, ठीक है। अगला आएगा आपका उल्टाव, उल्टाव। अब उल्टाव क्या है, अगर जादू टोना द्वारा किसी को बीमार किया गया है तो उसी जादू टोने द्वारा ठीक किया जाता है उसको, ठीक है। यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा किसी को बीमार किया गया था, जादू टोना इस टोटके को लगा के ही उसको ठीक किया जाना क्या कहा जाता है, उल्टाव, ठीक है। यानी कि जादू का तोड़ जादू द्वारा, ठीक है, उसे उल्टाव कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है, लिख देता हूँ, जादू का तोड़ जादू द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका पुंगरा, पुंगरा, पुंगरा प्रथा या पुंगरा, पुंगरा क्या है करके आएगा, तो जौनसार क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या पशु द्वारा अचानक डर जाता है तो उसे ठीक करने के लिए पुंगरा किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति द्वारा अचानक डर जाता है उसे ठीक करने हेतु पुंगरा किया जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं पुंगरा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे अगर कुमाऊं रीजन में या हमारे एरिया में हम इसको झस्स करते हैं, ठीक है, झस्स पड़ना कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा ही ऐसा छल लगता है जिससे मतलब आदमी बीमार पड़ जाता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए पुंगरा किया जाता है जौनसार क्षेत्र में, ठीक है। तो जौनसार आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बचता है सिर्फ दो, बोक्सा और राजी, ठीक है। और बड़े नहीं है क्योंकि भोटिया थोड़ा बड़ा था जिससे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना रखता है, राजी बड़ा था उससे भी प्रश्न बनते हैं, और जौनसार से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब बोक्सा और राजी से थोड़े मतलब कम चांसेस रहते हैं प्रश्न बनने के, और उतने फैक्ट नहीं है उतने ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बोक्सा और राजी। तो आगे बात करते हैं बोक्सा जनजाति के बारे में। बोक्सा या बुक्सा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे।
अब बोक्सा जनजाति क्या है, यूएस नगर के बाजपुर में रहती है, ठीक है, और यूएस नगर के बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, ठीक है, इन जगहों पे मिलेगी। पौड़ी के लैंसडाउन में और देहरादून के डोईवाला और विकास नगर में, ठीक है, इन जगहों पर बोक्सा जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला यूएस में यूएस नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर समझ लेना इसको। यूएस नगर के बाजपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, इन जगहों पे ये निवास करती है यूएस नगर के। उसके बाद पौड़ी, पौड़ी के लैंसडाउन में और देहरादून, देहरादून के डोईवाला, डोईवाला वो क्या कहते हैं, विकास नगर, चक्राता लिखने वाला था मैं, विकास नगर, ठीक है, विकास नगर, इन जगहों पे निवास करती है, ठीक है। अगर निवास के लिए अगर पूछा जाएगा तो कहाँ, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, लैंसडाउन, डोईवाला और काशीपुर, क्या कहते हैं, विकास नगर, इन जगहों पे ये निवास करती है, ठीक है। अब इनका समाज कैसा है, ठीक है, बोक्साओं का समाज, तो इनका समाज है पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक इनका समाज है, ठीक है। ये स्वयं को पंवार वंशीय मानते हैं, पंवार वंशीय, स्वयं को पवार वंशी मानते हैं, ठीक है। इनको आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आदिम जनजाति का दर्जा, आदिम जनजाति का दर्जा मिला 1981 में, ठीक है, इनको आदिम जनजाति का दर्जा 1981 में मिला, ठीक है। अब इनके निवास क्षेत्र को क्या कहते हैं, निवास क्षेत्र, इनके निवास क्षेत्र को बुक्साड़ बोलते हैं, बुक्साड़, ठीक है। और इस शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, बुक्साड़ का, अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में, ठीक है। अब ये इसका उल्लेख आएगा तो इसका उल्लेख किया गया है आईने अकबरी, आईने अकबरी, और ये किसने लिखी है, अबुल फजल ने, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल कौन, अकबर के नवरत्नों में से एक, ठीक है। तो इन्होंने आईने अकबरी लिखी, इसी में इस बुक्सार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उल्लेख किया गया है, और ये निवास क्षेत्र किसका है, बोक्साओं का, ठीक है। आदिम जनजाति की दर्जा कब मिला इनको, 1981 में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनकी विवाह पद्धति कैसी है बोक्साओं की, ठीक है, बात करते हैं विवाह की पद्धति। अब बेसिकली इनके विवाह पद्धति में दो चीजें देखने को मिलती है, एक मालगति और दूसरा मिलता है इनके यहाँ बिठान, मालगति और बिठान, ठीक है। अब मालगति में क्या होता है कि दूल्हा रकम देकर दूध का कर्ज उतारता है, इसमें दूल्हा रकम देकर दूध का कर्ज, उल्टा लिख दिया, दूध का कर्ज उतारता है, ठीक है। और बिठान क्या है, पुनर्विवाह या विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह इनमें प्रचलित है, जिसे बिठान कहते हैं। और जो इनका विवाह होता है उसमें मालगति करके एक रस्म है या एक पद्धति है या प्रथा है, जो भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि इस मालगति में दूल्हा रकम देकर दूध का कर्ज उतारता है, यानी कि दूल्हा जब दुल्हन को ले आता है तब पैसे देता है उसके बदले में, ठीक है, और इसे कहते हैं दूध का कर्ज उतारना, ठीक है। आगे अब है इनके कुछ त्यौहार जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा त्यौहार से पहले मैं थोड़ी एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने समाज के बारे में बात करी थी, तो समाज में कुछ चीज़ें उस समय बता नहीं पाया, तो थोड़ा एक दो चीज़ें और हैं, इनको इसी में वो कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। अब समाज में इनका समाज क्या है कि ये संपत्ति के अधिकारी पुत्र और पुत्री, यानी कि बेटा और बेटी दोनों को समान देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो बोक्सा पुत्रियों को भी
संपत्ति का अधिकारी मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी ऐसी जनजाति है जो पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकारी मानती है, वो कौन है? बोक्सा, ठीक है। अब इनकी अगर बोली की बात करें तो बोली कोई विशिष्ट नहीं है इनकी, ठीक है, कोई विशेष बोली नहीं है, लेकिन ये भावरी बोलते हैं, भावरी, ठीक है। और एक है रजभैंसी, ठीक है। और एक है कुमैया, कुमैया बोली बोलते हैं। ये तीन बेसिकली इनमें देखी जाती है, इनकी कोई विशिष्ट ऐसी कोई बोली नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं इनके त्योहारों के बारे में, ठीक है। इनके त्योहार, तो बोक्साओं के त्यौहार कौन कौन से हैं, ठीक है। अब त्यौहार में चैती मेला लगाते हैं, ठीक है, रामलीला लगाते हैं और तेरस, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? चैती मेला, रामलीला और तेरस, ठीक है। ये इनके कुछ त्यौहार हैं। लिख लेता हूँ, हाँ। चैती, दूसरा रामलीला, तीसरा तेरस, ये इनके कुछ त्यौहार है, ठीक है। जो ये चैती है ये इनका प्रमुख त्यौहार है, चैती इनका प्रमुख त्यौहार है। अब चैती, रामलीला, तेरस तो बताया, इसके अलावा ये होंगट, ठीक है, इसी में लिख देता हूँ। इसके अलावा होंगड़, अगला है गोटरे, ढलिया, ये भी इनकी क्या है? त्यौहार है, ठीक है। प्रमुख त्यौहार है चैती, ठीक है, रामलीला, तेरस, ठीक है। प्रमुख तौर पे चैती मनाते हैं, होंगड़ भी मनाते हैं, गोटरी भी मनाते हैं और ढलिया भी मनाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये त्यौहार किससे संबंधित है, तो ये बोक्साओं से संबंधित है। मिलान करो में आएगा तो उसमें आपने इन चीज़ों को मिलान करना होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके धार्मिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। धार्मिक यानी कि धर्म से रिलेटेड लिख देता हूँ, धार्मिक व्यवस्था, अब इनकी धार्मिक व्यवस्था क्या है कि ये जो बोक्सा जनजाति है, ये चामुंडा या चौमुंडा देवी, जो भी आपको मिलेगा वर्ड, ठीक है, ये सबसे बड़ी देवी मानते हैं, ठीक है। किसको? चौमुंडा देवी को, चौमुंडा देवी, सबसे बड़ी देवी, ठीक है। अगला आएगा इनका क्या कहते हैं, जो बुक्षाड़ के बोक्सा हैं, यानी कि बोक्सा, ठीक है, ये क्या करते हैं? साकरिया देवी की पूजा करते हैं, साकरिया देवी की भी पूजा करते हैं, ठीक है, साकरिया देवी की, ठीक है। अब जो ये साकरिया देवी है, इन्हीं को ग्राम देवता भी बोला जाता है, ग्राम देवता, साकरिया देवी को, ठीक है। साथ ही साथ ये हुल्का व ज्वाल्पा देवी को भी पूजते हैं, हुल्का व ज्वाल्पा देवी को भी पूजते हैं, ठीक है। तो ये है इनके कुछ देवी देवता, ठीक है। एक दो और हैं, वो बता देता हूँ। बाला सुंदरी देवी, भूमिसेन देवता, ठीक है। खैणी देवता, इसको ग्राम खैणी देवी भी बोला जाता है, ठीक है, ग्राम खैणी देवी, ठीक है। ज्वाल्पा बता दिया, हुल्का बता दिया, ठीक है। ये इनके कुछ प्रमुख देवी देवताएं हैं और धर्म से रिलेटेड। अब धर्म की बात करें तो इसमें कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र भी आएगा, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि जादू टोना और तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन है इनके यहाँ, ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन है। तांत्रिक को ये लोग भरारे बोलते हैं, भरारे,
अब तांत्रिक किसे कहेंगे? जो तंत्र मंत्र जादू टोने में माहिर है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना करना जानता है, उसका ज्ञाता हो, उसको भरारी बोलते हैं लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जादू टोने में बिलीव करते हैं, ठीक है, और उनको तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन रहता है इनके यहाँ। ठीक, ये आ गया आपका इनका धार्मिक परिदृश्य में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक परिदृश्य बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनकी पंचायत को विरादरी कहते हैं। विरादरी पंचायत को विरादरी पंचायत कहा जाता है। ठीक है, ये न्याय कानून व्यवस्था देखती है। ठीक है, अब विरादरी पंचायत के 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। ठीक है, 5 सदस्य। पहला आएगा जिसको तख्त बोलते हैं। ठीक है, बड़ा अधिकारी। बड़ा अधिकारी जो होता है उसको बोलते हैं तख्त। ठीक है, दूसरा, अब तख्त के नीचे आता है मुंसिफ। तख्त के नीचे आएगा मुंसिफ। फिर होता है एक दरोगा। ठीक है, एक होता है दरोगा। ठीक, और एक दरोगे के साथ फिर 2 सिपाही। हैंड राइटिंग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विरादरी पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, उनमें से एक तख्त होता है, एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है, 3 ये हो गए, 2 सिपाही, 5। ठीक है, ये होते हैं क्या? विरादरी पंचायत के सदस्य। ठीक है, अब विरादरी पंचायत के सभी सदस्य वंशानुगत होते हैं। ठीक है, ऐसे कोई चुने हुए नहीं होते, वंशानुगत होते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले। ठीक है, तो इसमें लिख देना विरादरी पंचायत वंशानुगत। होती है, इसका मतलब समझ लो कि सारे सदस्य क्या होते हैं इसमें? वंशानुगत होते हैं। ठीक है, अब ये जनजाति गांव के लिए, ठीक है, गांव के लिए जो शब्द यूज करती है, गांव के लिए शब्दावली क्या करते हैं? मंजरा। ठीक है, गांव के लिए मंजरा बोलते हैं। ठीक है, ये शब्दावली में आएगा। ठीक है, मंजरा किसके लिए प्रयुक्त होता है? गांव के लिए। ठीक है, मंजरा। ठीक है, लिख लिया होगा। अब वर्तमान में विरादरी पंचायत के स्थान पर, ठीक है, अभी जो करंटली अगर सिचुएशन देखें तो कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा। विरादरी पंचायत के स्थान पर क्या है? कुमाऊं बोक्सा परिषद। कुमाऊं बोक्सा परिषद, ठीक है, की स्थापना की गई है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। गांव के लिए मंजरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इनकी पंचायत जो है बिरादरी पंचायत, वो वंशानुगत होती है। सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तख्त होता है। ठीक है, बिरादरी पंचायत होती है इनकी। तख्त के नीचे मुंसिफ होता है, उसके नीचे एक दरोगा होता है, उसके नीचे 2 सिपाही होते हैं। ठीक है, और कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना किसके बदले की गई है? बिरादरी पंचायत के बदले। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम राजी जनजाति की ओर। तो अब बात करते हैं राजी जनजाति के बारे में। राजी जनजाति, अब राजी जनजाति को वन राजी भी बोलते हैं, वन रौत भी बोलते हैं। ठीक है, इनके 2 नाम लिख दो पहले, वन राजी या वन रौत। ठीक है, तो ये राजी जनजाति के ही नाम है, वन राजी, वन रौत। ठीक, अब राजी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ठीक है, ये राज्य की पहली बात तो सबसे छोटी जनजाति है। राज्य की सबसे छोटी जनजाति है। ये निवास कहाँ करती है? ये निवास करती है पिथौरागढ़ के धारचूला, डिडिहाट, अशकोट, कनाली, छिना, चंपावत। ठीक है, पिथौरागढ़ में तो धारचूला, डिडिहाट, अशकोट, कनाली, छिना। ठीक है, और साथ में चंपावत में भी निवास करती है और नैनीताल में भी निवास करती है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, पिथौरागढ़ में धारचूला, डिडिहाट, अशकोट, कनाली, छिना। तो ये पिथौरागढ़ के इन स्थानों पर निवास करती है। साथ ही साथ ये नैनीताल में तथा चंपावत में
ठीक है। अब इनका समाज कैसा है, तो इनका समाज है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक इनका समाज है। ठीक है। अब इनका समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है और ये 5 भागों में विभक्त है इनका समाज। ठीक है। 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, इनका समाज। अब इनके आवास की बात करें, जहाँ ये रहते हैं उसको रौतुड़ा बोलते हैं। कहा जाता है, इनके आवास को रौतुड़ा कहा जाता है। ठीक है। अब इनके यहाँ एक परंपरा बड़ी अलग सी है कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये घर को ही छोड़ देते हैं। ठीक है। लिखना, परिवार में मृत्यु होने पर घर त्यागने की परंपरा। परिवार में मृत्यु होने पर घर त्यागने की परंपरा, परंपरा में क्या है, मौजूद है। ठीक है। और ये परिवार को कुनवा कहते हैं। परिवार, परिवार को कुनवा बोलते हैं। ये शब्दावली आप ध्यान रखना कि कुनवा निम्न से किससे संबंधित है या किसे कहा जाता है, परिवार को। ठीक है। कुनवा किसको बोलते हैं, परिवार को बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें बनेगा। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि राज्य की सबसे कम आबादी है, आवास को रौतुड़ा बोलते हैं। ठीक है। अब ये लोग किस में निपुण है, ठीक है, ये काष्ठ कला में निपुण है। काष्ठ कला, काष्ठ कला। ठीक है। काष्ठ कला में निपुण है। ठीक है, काष्ठ कला में निपुण। ठीक है, काष्ठ कला में निपुण। और दूसरा अगर इनके बारे में बोला जाए तो इनकी बोली, इनकी बोली क्या है, इनकी बोली को मुंडा बोला जाता है। मुंडा बोली। ठीक है, इनकी बोली मुंडा है। ठीक है। अब इनमें तिब्बती व संस्कृत की अधिकता दिखाई जाती है इनकी भाषा में। ठीक है, इनकी अधिकता मिलती है। अब एक चीज़ क्या है कि इनमें पलायन विवाह का प्रचलन है। पलायन विवाह का प्रचलन। ठीक है, इनमें पलायन विवाह का प्रचलन है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पलायन विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है, राजी में। ठीक है। अब राजी जनजाति क्या करते हैं, दो परिवारों के बीच क्या कहते हैं, समझौता माना जाता है। ठीक है, विवाह को दो परिवारों के बीच का समझौता माना जाता है। और विवाह से पूर्व राजी जनजाति में शांग जांगी, पिंठा संस्कार प्रथा ये प्रचलित है। ठीक है, ये दो प्रथाएं विवाह से पहले की जो प्रचलित है वो क्या है, सांग जांगी, सांग जांगी और पिठा। हमारे यहाँ करते हैं ना, पिठा लगाते हैं, पिठा। ठीक है, वही है पिठा संस्कार। ठीक है, यह है विवाह से पूर्व प्रथा। ठीक है, यानी कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया, बात पक्की हो गई, तो उसके बाद ये सांग जांगी या पिठा संस्कार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझना। ठीक है। अब राज्यों में वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, इनमें वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है। अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था बोक्सा में कि दूल्हा क्या करता है, लड़की के घर वालों को क्या करता है, दूध का कर्ज के तौर पर रकम देता है, वैसे ही इसमें भी वधु मूल्य दिया जाता है। अब इसका इंडिकेट दूध का कर्ज इस टाइप का नहीं है, कुछ अन्य चीज़ है। बस एक शगुन के तौर पर क्या कहते हैं, दूल्हे के घर वाले दुल्हन के घर वालों को पैसे देते हैं और दुल्हन ले आते हैं। ठीक है। अब इसमें विवाह विच्छेदन के लिए स्त्री और पुरुषों का समान अधिकार मिला है। विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक के लिए। ठीक है, दोनों को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तलाक देना चाह रही है, पुरुष नहीं, इस टाइप का नहीं है। ठीक है, दोनों कोई भी पहल कर सकता है, कोई भी दे सकता है। और ठीक है, तो दोनों को क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्त्री को पर्दे में रखने की परंपरा है, यानी कि स्त्रियां घूंघट उंघट लेके मतलब पूरा वो रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। और पुरुषों को रसोई में प्रवेश करना मना है। ठीक है, पुरुष रसोई में नहीं आ सकते और स्त्रियां घूंघट वो करती हैं। ठीक है। अब इनके धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में बात करें तो राजी इनका जो प्रमुख देवता है, ठीक है, प्रमुख देवता
प्रमुख देवता वो है बागनाथ। बागनाथ, ठीक है, बागनाथ। और ये लोग साथ में गणनाथ, गणनाथ को भी मानते हैं, उनको भी पूछते हैं। मलयनाथ को भी पूछते हैं, मलयनाथ, ठीक है, मलयनाथ को भी। मल्लिकार्जुन को भी मानते हैं, मल्लिकार्जुन। और साथ में छुरमल देवी, छुरमल देवी। ये इनकी कुछ देवी देवताएं हैं जिनको ये पूजते हैं, मानते हैं, ठीक है, इनकी पूजा करते हैं। अब ये राजी जो जनजाति है, इनके त्योहार क्या क्या है? ये कर्क व मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है। और लास्ट एक दो पॉइंट बचते हैं, ठीक है। अब ये राजी जनजाति क्या है, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, ठीक है। और थोड़ा वो रहते हैं, मतलब गायब रहते हैं, मतलब अदृश्य टाइप से, मतलब किसी को दिखते नहीं है एकदम से, ठीक है। ये इनकी क्या है, पहले से ये चली आ रही है। अब तो खैर चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, उतना वो नहीं है, लेकिन ये पहले जंगलों में निवास करती थी राजी जनजाति, ठीक है। और ये क्या करती थी, मुखौटे बनाती थी, काष्ठ कला में माहिर थी ना, तो ये मुखौटे बनाती थी। तो ये क्या करती थी, पहले की बात बताऊँ तो, ये जैसे जंगलों में निवास करती थी, तो इनके लिए जो खाना राशन, इसके लिए क्या करते थे, मुखौटे बनाते थे। और आसपास के गाँव में क्या करते थे, उनकी दहलीज पे या दरवाजे पे मुखौटा रख के जाते थे रात को, ठीक है। अब वो मुखौटा रख के जाएंगे, तो उसके बदले में वो गांव वाले क्या करते थे, उनके लिए दरवाजे के बाहर अपने राशन या अन्न वगैरह, गेहूँ चावल जो भी है, वो चीज़ रख देते थे। तो वो क्या करते थे, मुखौटा रख के जाते थे, बदले में वो राशन ले जाते थे। तो ऐसे ये क्या करते थे, अपना जीवन चलाते थे, ठीक है। और इनमें झूम खेती क्या देखने को मिलती है। अब झूम विधि से खेती करते हैं, यानी कि कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। झूम खेती आपको पता है, अपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो झूम खेती, झूम विधि से खेती करते हैं, ठीक है, लिख लेना। राजी जनजाति में अदृश्य विनिमय, अदृश्य विनिमय देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि बिना दिखे ही ये क्या करते हैं, व्यापार टाइप का करते हैं, मुखौटा रख के जाएंगे, उस बदले में सामान ले जाएंगे, राशन पानी कपड़े जो भी चाहिए इनको, वो ले जाते थे, ठीक है। इनमें झूम विधि से खेती करते हैं, झूम विधि से खेती, झूम विधि से खेती करते हैं, ठीक है। ये लोग रिंग डांस करते हैं, रिंग डांस, डांस से रिलेटेड आगे तो रिंग डांस करते हैं, ठीक है। राजी जनजाति के लोग रिंग डांस करते हैं, ठीक है, जो थड़िया के समान है, जो थड़िया नृत्य के समान है, उसी के जैसा होगा ये रिंग डांस, ठीक है। अब राजी की जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या, राजी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है, ठीक है। और एक प्रश्न और बनेगा, प्रथम विधायक इस जनजाति से, प्रथम विधायक तो वह है गगन सिंह रजवार, गगन सिंह रजवार, ठीक है। ये इनके क्या है, पहले विधायक है, ठीक है। तो ये था आपका राजी जनजाति, और ये हमने उत्तराखंड की जनजातियाँ पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कोशिश करिए कि सारे पॉइंट आपके कवर हो चुके हों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रखते हैं, ठीक है। तो अब कल से क्या होगा, आपको एक एक टॉपिक शॉर्ट में समझाया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा था, जनजाति पढ़ना भी ज़रूरी था, ठीक है। अब एक एक करके हम सीधे क्या करेंगे, अभी हमारे पास है दिन, तो उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप होमवर्क ज़रूर करें। देख रहा हूँ मैं आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, और पुराने जो होमवर्क हैं उनके टेस्ट भी नहीं दिए हैं आपने, पूरा मॉनिटर करते रहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लापरवाही है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग इसको अगर करते होमवर्क को, तो आप ही के लिए ये बेनिफिट था, आप ही के लिए फ़ायदा था इसका, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं आपको देख तो रहा नहीं हूँ, ना ही मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। बस यहाँ से आपको जो काम दिया जा रहा है वो एटलीस्ट आपने करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपने स्तर से अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे,
डर सबको रहती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम अब दिन नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, उस चीज़ की डर सबको लगी रहती है कि एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ रहा है और पढ़ाई नहीं हो रही है। अपनी स्तर से सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जो टारगेट दिए गए थे एटलीस्ट अगर वो कर लेते आप तो आपके टॉपिक क्लियर होते, कवर होते। ठीक है, बाकी 20 प्रैक्टिस सेट आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे। मैंने 5 डाल दिए, एक डेमो लगा के मैंने 6 डाल दिए हैं। ठीक है, बाकी आपको मिलते रहेंगे। तो 20 प्रैक्टिस सेट वो हैं, उनको लगाएं। काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन डाले गए हैं, नए एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन डाले गए हैं, और उसमें करंट अफेयर भी डाला गया है और मैथ्स का पोर्शन भी डाला गया है आपका। ठीक है, सारे मतलब पूरा फुल लेंथ टेस्ट बना रखा है। 100 क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से आता है उसी हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनको दीजिए, उनमें अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि कैसे क्या स्कोर कर रहे हैं आप, कैसा स्कोर बन रहा है आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।